एक रस्म होती है। वो पर्टिकुलर मंदिर है जो वहाँ बुलाया जाता है। उस मंदिरों में बच्चे को एक ताली बांधी जाती है। वो रस्म के लिए जो पैसा देता है ना पहला बार, वो आदमी इस्तेमाल करेगा। पहले उसके साथ अपना सेक्सुअल एक्ट उस बच्ची का साथ करेगा, चाहे वो 60 साल का पुरुष हो, चाहे 40 साल का हो, 12-13 साल का साथ करेगा। मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक में एक प्रथा है, देवदासी प्रथा। वो जो बच्चियां छोटी रहती है उसी वक्त मंदिर का काम के लिए, साफ सफाई के लिए करके छोड़ देते हैं। जो वो प्रथा था अच्छा था, मंदिर की साफ सफाई करेंगे इस तरीका से, बट वो शोषण का तरफ चला गया। कि जो ब्रॉथल्स में रोज महिलाएं ट्रैफिक करके वहाँ पे लाई जाती हैं, क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है लोगों की, इसलिए सप्लाई ज़्यादा हो रही है? देखिए, जब तक आदमी जात अपना आप सुधारेगा नहीं, वो डिमांड में ही रहेगा। उसको लगता है वो कहीं भी शहर में गया है, कोई एक लड़की, एक औरत मिल जाए, 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए मिल जाए, कोई काफ़ी है उसको, वो सोचता है। तो इसमें गलत कौन है? सिस्टम? कोई और किसको ढूंढ के लाएंगे? हम लोग सब इसमें भागीदार हैं। दिल्ली का जीबी रोड एरिया ऐसा है, ग्राउंड फ्लोर सारे मार्केट एरिया है, हार्डवेयर मार्केट है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल में जो महिला एवं बच्चों को तस्करी करके लेके आके कोटों में बेचा जाता है, वो कोटे उधर है। हम पहले सीढ़ी चढ़ रहे थे, महिलाएं सीढ़ी में क्लाइंट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो वो बोलने लगे, ये दीदी तो लग रही है हमारे तरफ की, ये दीदी हमारी तरफ की। दुनिया में 3 ऐसे धंधे हैं, आपका हथियार खरीदना बेचना, दूसरा नशीले पदार्थों को खरीदना बेचना, तीसरा नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सोशल बातचीत में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोगों ने इधर बुलाया, धन्यवाद करती हूँ आप लोगों को। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन है ललिता जी एंड कैसे उन्होंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की? आज का दिन में मैं SPID संस्था जो है, जो सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और दिल्ली में जो SPID का बच्चों का कार्यक्रम चलता है, उसका देख रेख करती हूँ। कैसे आप इस जर्नी तक पहुंचे? कैसे आप SPID से जुड़े? मैं अर्बन पुअर के लिए काम कर रही थी, जो शहरी गरीबी लोगों के साथ मुंबई में काम किया है, बेंगलुरु सिटी में काम किया है। मैं कर्नाटक से हूँ। जब कर्नाटक में थी तब थोड़ा समय मुझे, जो कर्नाटक में एक प्रथा है, देवदासी प्रथा, तो वो जो बच्चियां छोटी रहती है उसी वक्त मंदिर के लिए, मंदिर का काम के लिए, साफ सफाई के लिए करके छोड़ देते हैं। बट जो वो प्रथा था अच्छा था, मैंने मंदिर की साफ सफाई करेंगे इस तरीका से, बट वो शोषण का तरफ चला गया। जो लड़कियों को बाद में लोकल लोगों ने एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना शुरू किया, उन लोगों का साथ लैंगिक अत्याचार करना शुरू कर दिया। और ये जो महिलाएं या लड़कियां हैं, ये दलित बैकग्राउंड से होती हैं, और इनको इस्तेमाल करने वाले बाकी जात के होते हैं। तो उनको लगता है हम लोग इन महिलाओं को अपना मुट्ठी में रख सकते हैं। ये पहले का जमाने में जमींदार लोगों ने वगैरह ऐसे सोच के एक प्रथा था। और जब लड़की प्यूबर्टी में आने से पहले एक रस्म होती है मंदिरों में, वो पर्टिकुलर मंदिर है जो वहाँ बुलाया जाता है। उस मंदिरों में बच्चे को एक ताली बांधी जाती है।
पूरा रस्म होती है, शादी का जैसा रस्म होती है। वो रस्म के लिए जो पैसा देता है ना पहला बार, वो जब बच्ची बड़ी होने के बाद, प्यूबर्टी में आने के बाद, वो आदमी इस्तेमाल करेगा। पहले उसके साथ अपना सेक्सुअल एक्ट उस बच्ची का साथ करेगा, चाहे वो 60 साल का पुरुष हो, चाहे 40 साल का हो, वो 12-13 साल का साथ करेगा। तो ये एक, उसके बाद कोई भी कर सकते, वो छोड़ेगा तो वो छोड़ देते थे बाद में। पहली बार कर दिया ऐसे लड़कियों का साथ, बाद में ये एक ऐसा था। महिलाओं के साथ ये लड़कियां बड़ी होने के बाद एक तो वेश्यावृत्ति में धकेला जाता था उनको, दूसरा थोड़ा बुजुर्ग होने के बाद ये हफ्ते में 2 दिन घर घर मांगने जाती है। तो उस देव भगवान का, जो देवी देवताओं का पिक्चर रखकर सिर में मांगने जाती है। और वो लोग सोचते हैं कुछ भी हो, अपना पैदा होने वाला बच्चा को उस जमींदार का नाम मिलेगा। एक्चुअली नाम तो माँ देगी, कौन है बच्चे का पिता करके, लेकिन उस तरीका का प्रथा गांवों में चल रही थी। तो 84 में हम जब पर्टिकुलर गांव में गए थे, तब हम ऐसे यूथ को ऑर्गेनाइज किया। यूथ को ऑर्गेनाइज करके पूछा आपको, एक्चुअली कारण भी एक था, एक बच्ची पढ़ाई करती थी, 6वीं क्लास पास थी, उसको देवदासी बनाने का प्लानिंग था, लेकिन बच्ची हम लोगों के साथ आके बोली मुझे नहीं बनना है, मुझे पढ़ाई करना है। तो उस मुद्दे को लेके उसका भाई से बात किया, भाई ने बोला ये तो प्रथा है मैडम। तो बाद में और कुछ भाई लोगों से, लड़का लोगों से, यूथ को इकट्ठा करके बातचीत किया। उन्होंने कहा ये तो हमारे परंपरा है, ये तो रीति रिवाज है, नहीं करेंगे, हमारी लड़कियों को भगवान के नाम पर डेडिकेट नहीं करते हैं तो अकाल आएगा गांव में, कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी तो इससे बहुत ज़्यादा हानि होगा। तो इसलिए एक प्रथा चलते आ रही है। लोकल पुलिस या बाकी लोगों को सारे थोड़ा सा एडवोकेसी करके बातचीत किया, और इसको अवेयर करने के लिए उस टाउन का बस स्टैंड में एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया हमने, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि पहले उधर का सब इंस्पेक्टर ने बोला था गांव का, ये नहीं है प्रथा इधर करके, प्रूव भी करना था हमें और कुछ अवेयरनेस भी करना था। तो कर्नाटक में एक फेमस राइटर है, वो, उसका भी नाम मेरा नाम से ही जुड़ता है, ललिता ही है वो भी। तो सरने में भी स्पेलिंग थोड़ा सा आगे पीछे है, दोनों को बोलते वक्त एक ही जैसा बोल सकते हैं। 84 मतलब मैं सिर्फ 24 इयर्स की थी, वो मैडम 45 की होगी। तो हम लोग स्टेज में इस प्रथा के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसके बाद जो फरवरी में माघ पूर्णिमा का दिन आ रहा था, तो उस दिन ये बॉयज ने बोला मैडम हमारा गांव में इस बार इतनी लड़कियों का डेडिकेशन होने का संभावना है, तो उसको रोकने के कैसे रोक सकते हैं। तो यूथ को ही मोबिलाइज करके, तो क्योंकि महिलाएं तो इसका खिलाफ थी उस दौरान, तो रोकने के लिए हम लोगों ने 2 गांव का प्लान किया। 2 गांव में, क्योंकि 3 एक गांव में, दूसरे गांव में 4 बच्चियों का होने वाला था। क्योंकि वो भगवान का नाम पर एक बार ताली बांधने के बाद में ये हो जाता, वो लोगों को उसी में रहना पड़ जाता है। बट हम लोग पर्टिकुलर एक गांव में एक बच्ची को रोक पाए, क्योंकि उन लोगों को खबर मिल गया था जो ये लड़के लोग इस कुछ ना कुछ करने वाले हैं, रोकथाम करने वाले हैं करके। तो इस तरीके से हमने काम शुरू किया था। और ट्रैफिकिंग मुद्दा उसी दौरान थोड़ा ज़्यादा मेरा नॉलेज में आया, जो महिला एवं बच्चों की तस्करी होती है, और देश का अलग अलग शहरों में लड़कियों को, महिलाओं को बेचा जाता है। तो ये सारे तब 84 से जानकारी मिली, तो तब से काम कर रहे हो इस मुद्दे पर। फिर आप 88 में आई थिंक दिल्ली आए।
दिल्ली में आई 84, एंड ऑफ 84 में। लेकिन तब मैं शहरी गरीबों के लिए काम कर रही थी, उनका जो बेसिक राइट्स के लिए काम कर रहे थे हम। ऐसे कुछ हम लोग 4-5 लोग थे, तो एक्टिविस्ट लोग ऐसे चर्चा कर रहे थे। तो हमेशा दिल्ली का जीवी रोड के बारे में पेपर में आता था, नहीं या दूरदर्शन में। उस दौरान तो दूरदर्शन ही था, इतने सारे चैनल नहीं थे उस दौरान। तो एक हमारे साथ जुड़े थे एक डॉक्टर, उनको एमबीबीएस जस्ट कंप्लीट किया था, उनको लगा कुछ समाज में काम करना चाहिए, तो वो शायद गए थे वो रेड लाइट एरिया में, लेकिन महिलाओं ने किसी ने उनसे बात नहीं किया। हम लोग ग्रुप एज ए एक्टिविस्ट ग्रुप मिले थे, तब उन्होंने बोला ललिता इस समय गया था लेकिन महिलाओं ने बात नहीं किया, बहुत सारी महिलाएं साउथ की लगी। उस आगे पीछे कुछ नहीं सोचा मैंने, मेरा काम का टाइम में शाम को हम बैठते थे, तो मैंने बोला आपको करना ही है काम कुछ, चलो मैं चलती हूँ, मैं साउथ इंडिया के कोई भी महिला होंगी तो उनसे मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ भाषाएं मुझे आती हैं। नेक्स्ट वीक में हम गए, इट वाज टोटली वॉलंटरली, मैं गई है अपना मर्जी से कुछ काम करने का। जो मेरे लिए पहली सीढ़ी, क्योंकि दिल्ली का जीबी रोड एरिया ऐसा है, ग्राउंड फ्लोर सारे मार्केट एरिया है, हार्डवेयर मार्केट है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल में जो ये महिला एवं बच्चों को तस्करी करके लेके आके कोटों में बेचा जाता है, वो कोटे उधर है। तो हम पहले सीढ़ी चढ़ रहे थे, महिलाएं सीढ़ी में क्लाइंट के लिए इंतजार कर रहे थे, तो वो बोलने लगे ये दीदी तो लग रही है हमारे तरफ की, ये दीदी हमारी तरफ की, हर एक बोलते गया। तो हम सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उनको उन्हीं की भाषा में रिप्लाई देने लग गए, हाँ मैं आपकी तरफ की, हाँ आपकी तरफ की। कोई तेलुगु में, कोई तमिल में, कोई कन्नड़ में, कोई मराठी में, कोई बंगाली में, ऐसे बात कर रहे थे। तो पहला मंजिला का एक बर्तन में गए हम लोग, तब तक कि जो जीने में चढ़ी थी सारे ऊपर आ गए। तो हम जाके ऐसे बेंच लगाया होता है, तो बेंच में बैठ गए, महिलाएं सारे बैठ गई नीचे और हमारे सराउंडिंग, तब बातचीत शुरू हो गया। सो उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो एक कोई प्रोजेक्ट लेके नहीं गए हम, या कुछ काम करना है करके सोच के नहीं गए। तो पहली बार मुलाकात में इतना सारा महिलाओं ने बातचीत किया, हमारे लिए लर्निंग था वो, हमारे लिए वो एक जानकारी मिली। और उसके बाद अब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है मैंने, लगातार जा रही हूँ, लगातार उनका डिमांड के हिसाब से एक न एक काम करते गए हैं रेड लाइट एरिया में। 1984 में आपने ट्रैफिकिंग के बारे में सुना, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो ट्रैफिकिंग वर्ड है, तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये एक्चुअली होती कैसे है और कैसे एक इंसान को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह बेचा जाता है? मैं पूरा कारण गरीबी नहीं बोलती हूँ इसमें, क्योंकि सब लोग बोलते हैं गरीबी का वजह से ये पेशा में आती है महिलाएं और बच्चे। इनिशियली जो शुरुआत में कोई भी महिला हो, बच्ची हो, अपना मर्जी से कोटे में नहीं आती है। जब बच्चा है, अभी आज का दिन में तो मोबाइल का पीछे 14-15 साल की बच्चियां भी किसी का भी कहने पर निकल आती है घर से। पहले क्या होता था, घर में बहुत सारे बच्चे हैं, आमदनी कम है घर में, और पढ़ाई के लिए भेजा नहीं मम्मी पापा ने गांव में काम के लिए ही भेजते थे। तो किसी ने थोड़ा सा फुसलाया, थोड़ा किसी ने हमदर्दी दिखाई, उन्होंने बोला देख इधर तो उस जमाने में 5 रुपए रोजाना मिल रहे हैं, तो 10 रुपए दिलाने का जगह मैं काम दिलाऊंगा, मेरे साथ आ जा। और कुछ लोगों को तो प्यार मोहब्बत में फंसा दिया, लेके आके बेचा। ये देखिए, हमारा हमारा देश में ही नहीं, पूरा दुनिया में 3 ऐसे धंधे हैं, आपका हथियार खरीदना बेचना, दूसरा नशीले पदार्थों को खरीदना बेचना, तीसरा महिला एवं बच्चों को खरीदना बेचना। हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए,
नशीले पदार्थ के लिए पैसे चाहिए। बच्चा कहीं से भी एक उठाने के लिए आपको पैसे की जरूरी नहीं है, कैपिटल अमाउंट की जरूरी नहीं है आज के दिन में। ये तीसरा धंधा मेन है। अभी आने वाले दिनों में ये मानव तस्करी दूसरे नंबर लेने वाला है। पहला नंबर तो दुनिया में अभी हथियार का है, दूसरा आपका नशीले पदार्थ का है, तीसरा में अभी मानव का तस्करी की बात है। लेकिन ये दूसरे नंबर में आना है। आपको कोई पूंजी नहीं डालनी है। बिना पूंजी से कोई भी एक लड़का किसी लड़के को पटाता है, वो बोलेगा मोबाइल ही दिलाऊंगा, यार चलो पिक्चर के लिए चलते हैं, तो उधर ही उसको उसको क्या खर्च किया उसने, एक 10 रुपए का पानी की बोतल ही ले लिया, उसी में कोई नशीला दवा डाल दिया उसने, उसको पिला दिया, लड़के को जाके बेचा। उसको तो खर्चा क्या हुआ, 10 रुपए पानी का ना। तो क्या लड़कियां इतनी दिमाग से कमजोर हैं कि वो समझ नहीं पाती कि सामने वाला क्या कर रहा है आपके साथ? आज के दिन में आप मीडिया में देख सकते हैं, हमारा देश में लड़कियों की दिमाग कमजोर नहीं है, लड़कियों को उस तरीके से ब्रेन वॉश हो रहा है। उनको ये दिखाया जा रहा है, आपको रात में नहीं दिन में ही मैं चांद तारे लेके आके दे दूंगा। तो इसमें फिसल जा रही है। घर में कोई मुसीबत होगा, पढ़ाई करनी नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ इसमें फंस जा रही है। पहले से हमने इतना साल से महिलाओं के साथ काम किया, शुरुआत में कोई भी महिला या बच्चे अपने मर्जी से नहीं आई। आज का दिन में हर एक महिला बोलती है, उस वक्त अकल होती मैं घर से नहीं निकलती तो मैं इधर नहीं होती, कोटे में नहीं होती, ये बोलते हैं। और उस वक्त उन लोग उन महिलाओं को निकालना भी चाहते थे, वो लोग, उनको जाने का रास्ता नहीं था। आप ये सोचिए, हमारे हिंदुस्तान में एक बच्ची, लड़की या महिला घर के दरवाजे से बाहर चला जाती है, उसको वापस आने पर कितने लोग अपनाते हैं? अपनाते नहीं है। एक तो हमारा इसमें लिंग आधारित भेदभाव है ही है, दूसरा आपका दहेज का है, उसका साथ का शोषण का है। ये गांव वाले भी, गांव में लड़की गई है तो हम लोग क्या बोलते हैं, किसी मजबूरी से वो गई है नहीं बोलते हैं, वो भाग गई किसी के साथ, यही तो बोलते हैं। परिवार को उधर जीने नहीं देते हैं, परिवार गांव ही छोड़ देगा, नहीं तो चुपचाप रहने का सीखेगा वो। तो ये लड़की वापस जाएगी तो कहाँ जाएगी? और सही तरीका का उसको बंदोबस्त, कोई भी पुनर्वास का व्यवस्था नहीं है, आज भी नहीं है। इतना साल का बाद भी कोई महिला आके फंस जाती है तो उसको वापस जाने पर नहीं जाना चाहती है गांव में, उसको क्या पुनर्वास का हमारा पास साधन है? तो इसलिए ये सारा कारण है। और महिलाएं या बच्चियां एक बार फंस जा, बच्चियां तो छोटे बचपन में लाते हैं, उसके बाद ऐसे हार्मोनल चेंजेस के लिए ऐसा दवा वगैरह दिया जाता था, वो बॉडी उसका डेवलप हुआ हो, वो दिखाई दिए वो माइनर नहीं है मेजर है करके, और उसके लिए कुछ ऐसे डॉक्टर लोग भी सर्टिफिकेट देते थे। और लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, ये भी एक कारण है। कुछ महिला आज भी बोलते थे मैंने तो भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बोलना चाहती हूँ इस माध्यम से मैं, लेकिन बहुत लोग मदद कर सकते थे, उन लोगों ने नहीं किया। बोलिए ना, क्या था? उस दौरान जो महिला ने जो ये बोला है, मैं निकल के नीचे भाग के आई, मैं थाने तक गई, लेकिन मुझे मदद नहीं मिली थाने में। ये बोलेंगे तो मैं पूरा सिस्टम को नहीं कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन किसी ना किसी ने उसको मदद नहीं की है। मैं पूरा 10 उंगलियां खराब है नहीं बोल रही हूँ, हमारा सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल है।
जो मदद सही से नहीं मिलती है। आज आप देख लिए ना, ये कोई भी बस में रेप हो रहा है या कहीं ये टीजिंग हो रहा है, कितना जल्दी हम लोग मदद कर पा रहे हैं। आज ये तो मैं बोल रही हूँ, तो पुरानी बात भी बोल रही हूँ। जो मदद नहीं मिल पाई उस औरत को या बच्चे को, भाग के कहाँ तक जाती। जो महिलाओं को या बच्चों को रखने वाले होते हैं, वो लोगों के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं। वो लोग भी किसी ना किसी को देख रेख के लिए रखा होता है। और न्यू कमर को बहुत ही ज्यादा ये दिक्कत होती है, एकदम निकाल नहीं सकते। ये सिस्टम अपने आप चलता है और वो लोग चलाते हैं। आपने बोला ना कि वो लोग करते हैं, वो लोग बच्चे को उठाते हैं, तो वो लोग कौन है? वो लोग भी हमारे समाज के बीच के ही हैं। पूरा सिस्टम अच्छे से नहीं चल पा रहा है। पुरुष सिस्टम। हाँ, पुरुष प्रधान हमारा देश है, ये है। और पुरुष ज्यादा जो ताकत इस्तेमाल करना चाहता है औरत का खिलाफ, वही है। लेकिन इसमें जो मानव तस्करी में जो मदद करता है ना, वो भी है महिलाएं जो ऑलरेडी तस्करी का शिकार हुई थी और पेशे में है, वेश्यावृत्ति में है। उनको लगता है मेरी कमाई थोड़ी बढ़ सकती है, मैं गांव जा रही हूँ तो किसी एक लड़की को फंसा के लेके आ सकती हूँ। अभी एक महिला है, गांव से आई हुई है, 5 साल का बात सोचिए। थोड़ा कुछ कमा के दिया जिसने खरीदा था उसको, बाद में उसको गांव जाने के लिए छोड़ दिया। वो भी कोई ना कोई जाता है उसका साथ। तो जाते वक्त क्या होता है, अभी तो टीवी टेप रिकॉर्डर नहीं होता है, बाकी कुछ होता है। पहले क्या होता था, थोड़े चमकीले कपड़े, टेप रिकॉर्डर, टीवी, कुछ सामान घर के लिए, कपड़े लत्ते जो घर परिवार वालों को, ये सब लेके जाते ना। और थोड़ा कुछ पैसा होता है हाथ में, लेके जाके घर में जो एक गांव में एक परिवार में ये सारा दिखाई देने लग जाता है, तो पड़ोसन तो पूछेगी, हाँ आप क्या करते हैं, शहर में गए हैं। तो कोई सच नहीं बोलता है क्या कर रहा है वो बोलेगी मैं तो किसी का बच्चा का देख रेख करती हूँ, मैं स्कूल में काम करती हूँ, मैं सब्जी बेचती हूँ, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तब वो बेचारी 7-8 बच्चों की माँ होती है ना, वो बोलेगी, उसको लगता है मेरी भी बेटी कोई जाएगी इनके साथ, कुछ कमा के लाएगी तो मेरे बच्चों को भी पूरा तन में कपड़ा पहना सकती हूँ या सही से बच्चों को खिला सकती हूँ। ये गरीब माँ को मन में आएगा। वो बोलती कब जा रहे हो आप? जाते वक्त मेरी बेटी को साथ में ले, मेरी बड़ी बेटी को या छोटी जो भी लेके जाना, उधर काम में कहीं लगाना, आप आते वक्त लेके आना। तो क्या काम करती है वो महिला ने गांव में नहीं बताया। किसी पड़ोसन ने ये उसका बेटी को उसके साथ भेजने के लिए रेडी हो गई, वो आ जाती है शहर में। उसके बाद उसको बोला जाता है देख काम तो यही करना है, नहीं करेगी तो तुझे पुलिस को पकड़ा देंगे, बाद में कभी जिंदगी में तुम गांव नहीं जा पाएगी, घर नहीं जा पाओगे, किसी से मिल नहीं सकते हो। क्योंकि पहले ये डरने के लिए उनको मजबूर करते हैं। और भाषा का बहुत रोल होता है। अब कहीं से किसी बंगाल का कोने का गांव से एक बच्ची आई है, बंगाली महिला के साथ ही, वो बंगाली बोलेगी ना। या मद्रास से या कर्नाटक से आई है तो वही लैंग्वेज, माने कौन लेके आता है उसको। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, हमने भी देखा है। जो भाषा ज्यादा नहीं बोली जाती है वो उधर लेके आते हैं। जैसा नॉर्थ में लेके आएंगे, हिंदी नहीं बोल सकेंगे करके, आपको बंगाल ले जाएंगे तो बंगाली नहीं बोलेंगे, वो बंगाली लेके जाएगा। तो महाराष्ट्र से कोने से एक गांव से लेके आ रहा है कोई, वो दिल्ली में लाएगा तो उसको मराठी छोड़ के कुछ दूसरी भाषा नहीं आती है। तो ये लैंग्वेज बहुत प्ले करता है। जो मैं एक इनकेस कोई भी लड़की को गांव से लेके आती हूँ, मैं मेरी लैंग्वेज में उस लड़की को समझा दूंगी, देख मैं जैसा बोलती हूँ वैसी कर,
सुखी रहोगे, नहीं तो घर का दरवाजा नहीं देख पाओगे। सो वो डर के मारे ना, वो लड़के मेरी कहना सुनेंगे। जब तक वो मेरा खिलाफ बोलना सीखेगी ना, तब तक वो पूरा फंस गई होती है। और एक उसमें फंसने का पहला शुरुआत में और एक मैं बता दूं, सबसे ज्यादा अल्कोहल भी होता है, क्योंकि उसको वो दुख से दूर रखने के लिए, उसको इसमें इन्वॉल्व रखने के लिए अल्कोहल का आदी करवाते हैं, शराब के आदी होते हैं बहुत सारे लोग। तो वो नशे में ही रहेंगे वो, उनको कुछ भी घर बार का याद नहीं आएगा। मुश्किल से क्लाइंट आएगा, उसको मालूम है एक कमरे में जाना है, अपना सोना है, उसके साथ बाहर आना है, यहाँ तक सीमित रहेंगे, आदि नशे में रहेंगे। सो इसका वजह से वो निकल भी नहीं सकती है। लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूँ, सिर्फ पुरुष लेके नहीं आता है, महिलाएं भी लेके आते हैं। तस्करी में महिलाओं का रोल भी है, मानव तस्करी में महिलाओं का रोल भी है। ये नहीं हम लोग ये कर सकते। इवन दो वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको बुढ़ापा में कोई सहारा नहीं है, वो सोचते हैं ये रहेगी मेरे साथ तो उसकी कमाई से मैं जी सकूं, ये भी होता है। सो कोई प्रॉपर ऑप्शन नहीं है ना, तो इसका कारण ये भी है। एक लड़की को कैसे उसके गांव से उठा करके ब्रॉथल में लेकर के जाया जाता है, उसी लड़के द्वारा जो ऑलरेडी ब्रॉथल में होती है। अगर एक आम तस्करी देखी जाए जो ब्रॉथल की लड़की नहीं कर रही है, हाँ, जो पिम्प्स कर रहे हैं या फिर कोई और हाँ। एजेंट कर रहा है, वो कैसे ट्रैफिकिंग कैसे होती है? देखिए, कोई चिकना सा लड़का जाएगा गांव में, पटाएगा किसी लड़की को, या उसके साथ और दो लोग रहेंगे। हम लोग तो लड़की देखने आए हैं, शादी करने के लिए। आजकल तो झूठ मूठ का शादियां और रिश्तेदार भी बहुत पैदा होते हैं ना, ऐसे भी जाके लाते हैं। नहीं तो सबसे ज्यादा जो पिम्प जो बनता है, वो भी उसी एरिया से निकाल के जाता है। किसी को पटाया गांव में, क्या आपका कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हीं को पटा लेते हैं ना। आपको एक ये बता दूं इंसिडेंट, सिर्फ एक छोटा सा फोन, आईफोन भी नहीं, छोटा बटन का फोन का पीछे एक लड़की की जिंदगी खराब हो गई। 10वीं में बच्ची पढ़ रही है, फाइनल एग्जाम मार्च 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं। उसको फोन का बहुत शौक था। उसका ही क्लासमेट्स ने बोला फोन मिल जाएगा, जो छुट्टियां पड़ी थी 2-4 दिन की, चलो हम लोग सारे पिकनिक जाते हैं। ये बच्ची भी गई घर से, पिकनिक जा रहे हैं स्कूल से करके बोल के। वो लड़का, थोड़ा पैसे थे उनके साथ, 2-3 लड़कों ने इस बच्ची को लेके गए मुंबई तक, उसके साथ रेप हुआ। उसके बाद लेके जाके पुणे में उसको होटल का कमरे में छोड़ के वो लोग गायब हो गए, वापस आ गए दिल्ली। ये लड़की बेहोशी में पुणे में मिली पुलिस को, होटल वालों ने इन्फॉर्म किया। उसके बाद उधर का लोकल एनजीओ को उन लोगों ने कांटेक्ट किया। वो इतना ट्रॉमेटाइज हुई थी वो। तब तक इधर दिल्ली में क्या हुआ, उसका स्कूल में पता चल गया वो नहीं है, घर में नहीं है। बात वही आ गई, भाग गई है वो, माने भाग गई है करके नाम आ गया। किसके साथ गई थी, उन्होंने बोला हमारे साथ तो नहीं गई थी, जो मोबाइल देने वाला लड़का भी नहीं गई थी बोला, उन्होंने रेप भी किया था उसके साथ। तो इधर आके वो भाग गई है, स्कूलों में फैल गया बात। स्कूल वालों ने क्या किया, तुरंत पेरेंट्स को बुलाया, लड़की को नाम कटवाया। नाम कटवाने के बाद मैंने वो 10वीं का एग्जाम भी देने नहीं दिया उस बच्ची को, जनवरी में जाके नाम कटवा दिया। कोशिश की उधर जहां मिली थी, जहां उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, जहां शेल्टर में थी, उस शेल्टर होम वाले ने हमें कांटेक्ट किया था, आप देख लेना उसका नाम कट गया है, स्कूल से कुछ कर सकते हैं क्या देखो।
लेकिन इतना स्कूल अथॉरिटी ने फटाफट काम कर लिया था कि उनके बच्चे का सीबीएसई का के लिए फर्स्ट एग्जाम, फाइनल एग्जाम करना देना था, वो देने नहीं दिया। हमने कोशिश की, जो हमारी जो दिल्ली बाल आयोग है, वहाँ बहुत कोशिश की हमने, उसको री एंट्री मिले, वो एग्जाम दे पाए हैं। बाल आयोग भी नहीं कर पाए कुछ भी। थोड़ा साल पुरानी बात है ये, बाल आयोग दिल्ली में बनने के बाद, दिल्ली बाल आयोग। पर्सनली मैं जाके बाल आयोग का अध्यक्ष से भी मिली, बाकी मेंबरों से भी। हम करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं हुआ। बट वो बच्चे का तो जिंदगी खराब हो गए ना। तो आज के दिन में तो आपका टच फोन के लिए ज्यादा ये होता है, फोन का पीछे, आपका इंस्टाग्राम का पीछे, फेसबुक का पीछे, ये सारे तो फ्रेंडशिप बन रहे हैं, लड़कियां निकल जा रही है उसमें। माँ बाप भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं आज के दिन में। वो लोग कितना, कुछ लोग जल्दी बाल विवाह क्यों कर रहे हैं आज के दिन में? 18 से पहले भी शादी करने के लिए निकल रहे हैं माँ बाप। जो लड़का मिला, जो आगे पढ़ाते रहने दो उनके इन लॉज, शादी कर दो। माने कुछ दुनिया में चल रहा है, लड़की जात कुछ कर रही है गलत, तो मैं ये सोचती हूँ मेरी लड़की को भी जल्दी शादी करके मेरा धर्म निभा लूं मैं, मेरा हो गया काम। लेकिन वो बच्चे की जिंदगी क्या होएगी, तो आजकल आपको मीडिया में दिखाई दे रहा है वो क्या क्या हो रहा है बच्चे उनका साथ। पर मीडिया में तस्करी के बारे में तो कुछ नहीं दिखाते। मैडम, जहाँ दिखाना है वो नहीं दिखाएंगे ना, लिखेंगे नहीं ना। आप दिल्ली की स्टडी लिखे देख लीजिए, या एनसीआरबी के ये देखिए, आंकड़े देख लीजिए आप, और उसमें ट्रैफिकिंग का, आप जिस दिन अंडर सेक्शन में, ट्रैफिकिंग सेक्शन में आपने रजिस्टर किया, तो उसको ढूंढ निकालना है आपने, उस बच्चे को या महिलाओं को ढूंढ निकालना है। लोकल पुलिस में आपने रिपोर्ट कर दिया, एफआईआर दर्ज कर दिया, आप नहीं कर पा रहे, तो 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के लिए जाता है बच्चों का केस। तो प्रोसेस लंबा होगा, कौन लंबा काम करना चाहता है बताइए? इसलिए ट्रैफिकिंग नहीं है, दिखाते किडनैपिंग में जोड़ेंगे वो लोग। तो आप जिस दिन बोलोगे 15 साल की लड़की 14 साल की भाग गई होंगी, एफआईआर बाद में लिखेंगे, वो भी फोर्स करेंगे, किसी का साथ भाग गई होगी, यही शब्द, सॉरी, यही शब्द आता है। तो कहाँ है? तो आज के दिन में लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है लगता है मुझे। और सिर्फ लड़कियां नहीं है, तस्करी में लड़कों को भी इस्तेमाल करते हैं, भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या शरीर का कोई अंग को ट्रांसप्लांट करना है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या मिडिल ईस्ट कंट्री में लड़कों को ऊंट के ऊपर बिठा के दौड़ाते हैं, उधर के अरब देश का राजा लोग देख के उसमें आनंद लेते हैं इस काम के लिए। सबसे ज्यादा तो भारत से लड़कों का गायब होना ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए है, और भीख मांगने के लिए लड़कों का। और लड़कियों का ज्यादा इसमें प्रोस्टिट्यूशन के लिए नोट करता है, सेक्स ट्रेड के लिए। इवन लड़कों को भी यूज करते हैं आज का दिन में, मेल सेक्स वर्कर्स भी है, उधर भी यूज करते हैं। या आपके बोलूंगी तो इस स्टेज से कुछ वर्ग के लोग गुस्सा करेंगे, लेकिन ये भी सच्चाई है, कुछ सामलैंगिक लोग बच्चों को भी यूज करते हैं। कुछ बोल रहे हैं मैं, नॉट सब लोग। जो उनको, जो लड़कों से जो प्लेजर मिलता है, छोटे बच्चों से जो अपने कोई भी एक्टिविटी कराने के लिए, वो हो सकता है बड़ा लोगों से नहीं मिलता है। सो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग ये है। तो बाल तस्करी तो होती है हमारे देश में। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, एनसीआरबी की रिपोर्ट, हाँ 2024 की रिपोर्ट थी। मिसिंग कंप्लेंट्स जो रजिस्टर हुई थी बच्चों की, वो कुछ 98,300 हाँ समथिंग था,
जिसमें से कि 72,000 गर्ल्स की थी और रेस्ट 22,000 बॉयज के 23,000 बॉयज की थी। तो ये तो वो नंबर हैं जो रजिस्टर हुए हैं। हाँ, अनरजिस्टर्ड बहुत सारे होते हैं, हम्म, क्योंकि लोकल गांव में कोई भी थाने में जाएगा मेरी लड़की नहीं है या मेरा लड़का नहीं है, तो रजिस्टर करने के लिए पहले तो धमकाया जाता है माँ बाप को, कहीं गई होगी पहले पता करो। पुलिस नहीं पता करेगी, माँ बाप को बोलेगी, वो उसका परिवार को बोलेगी पता करके बता दो। तो इससे वो आपने अभी रिसेंटली 2026 में भी आपका सुप्रीम कोर्ट ने मिसिंग चिल्ड्रन को लेके बड़े आंकड़े दिए हैं, ये बच्चे कहाँ हैं करके पूछे हैं, हम्म। वो भी है। हर साल बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता नंबर ये। बढ़ता जा रहा है, और लड़की जात के साथ का शोषण बढ़ते जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। तो इसमें गलत कौन है? सिस्टम, हम गलत है, या हम कोई सब, और? कोई और किसको ढूंढ के लाएंगे, हम लोग सब इसमें भागीदार हैं, कहीं ना कहीं हम लोग सब भागीदार हैं। सिर्फ सिस्टम को किसको बोलेंगे, जैसे सिर्फ एक डिपार्टमेंट को बोल के कोई फायदा नहीं है। मैं एज ए इंसान मैं क्या कर रही हूँ, या ये यूथ वो क्या कर रहा है, वो कोई टीज कर रहा है, कोई लड़की को पटाने का देख रहा है, वो क्यों उसको प्रोत्साहन देता है। या लड़के, अभी रिसेंट तो पेपर में आया था ना, जो लड़की दोनों फ्रेंड्स लास्ट एग्जाम के दिन में लड़की लेके गई, अपने घर में ले गई अपनी दोस्त को, उधर अपना भाई ने उसको साथ रेप किया। हर एक भागीदार है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हम लोग आस पड़ोस का नाते भी यही करते हैं, हम लोगों को थोड़ा बोलने के लिए छटपटा न्यूज मिल जाती है, अरे सुनो उसके लड़की से भाग गई है, उसका लड़का उसका छोरा नहीं है, ये तो बोलेंगे ना, या उसकी लुगाई भाग गई है, ये तो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। लेकिन गई है तो उसके लिए हम लोग कुछ ना हो, रोकथाम क्या करें। क्या करना चाहिए रोकथाम के लिए? हर एक इंसान को गांव से लेके शहर तक सिस्टम के साथ मिलजुल के, जो गांव में एक सेंसस तो होता है, स्कूल तो है, कितना बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, अपने 40 बच्चे लिखे हैं, आपका पास 40 बच्चे नहीं आ रहे हैं, 20 बच्चे आ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, और 20 बच्चे कहाँ हैं। टीचर्स भी मेहनत करें, लोकल जो सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में, चाहे वो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो या एजुकेशन हो या पंचायत हो, सब लोग एक वॉचडॉग का काम करें। कोई भी गांव से जा रहा है तो वो कहाँ गया उसको ढूंढ निकालने की कोशिश करे, पहले तो बता दे ना जाए, उसके लिए वो अवेयरनेस करे, कोई समझाने के काम करे। आजकल तो समझाने के लिए भी इतना सारी एजेंसियां हैं, सारे अपना अपना नेतागिरी झाड़ते हैं नेता लोग भी। हर एक नेता को ये सोचना चाहिए, हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं या महिलाएं गायब हो रहे हैं या यूथ गायब हो रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, अपने इलाके के ना जाए, उसके लिए उनके लिए कोई ना कोई प्रबंध करे। नेता लोगों को वोट से काम है, नोट दिया, वोट लिया, उसके बाद वो लोग दोबारा इलेक्शन तक जाएंगे नहीं। सो सिस्टम बोलते वक्त सिर्फ पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट नहीं है, पंचायत से पूरा लेके हर प्रोसेस ही जगह से गलत है। प्रोसेस है। आपने बताया कि एक लड़की को एक गांव से उठाया जाता है, जैसे कोई अगर बंगाली बोलना जानती है तो उसे दिल्ली लेकर के आया जाएगा क्योंकि वो हिंदी बोलना नहीं जानती। तो ब्रॉथल में जब उसको बेचा जाता है, उसकी लाइफ वहां पर कैसी होती है? कैसे वो अपने दिन काटती है वहां पे? सिर्फ दिल्ली का ब्रोतल करके नहीं, कहीं भी ब्रोतल में बेचेंगे, उसको पहले जबरन एक काम के लिए मजबूर किया जाता है। 2 दिन खाना, वो मना करेगी, 2 दिन खाना नहीं देंगे उसको, उसको टॉर्चर किया जाएगा, अलग अलग तरीके अपनाएंगे जो खरीदार होता है।
जो खरीद के लाएगा तो वो जैसा आपने बाजार से सब्जियां खरीद के लाए, आपको पर्टिकुलर एक वे में उसको सब्जी नहीं बनानी है, आप अलग अलग तरीके से उसको कैसा बनाना है सोचेंगे। आजकल तो आपका पास यूट्यूब है, यूट्यूब में सर्च करोगे, नहीं तो घरेलू घर में नाना नानी या दादी लोग, वो लोग अपना सिस्टम बताएंगे। तो ये एक लड़की को काबू में लाना है, ये भी सिस्टम हमारे इसमें है, समाज में कि एक लड़की को काबू में कैसे लाया जाए। लाया जाए है। और आप सोचो लड़की क्या है, आपका जानवरों को काबू में लाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। सॉरी, मैं जानवरों को भी इसमें ला रही हूँ, बट ये सच्चाई है। एक घोड़े को काबू करने के लिए आप कितना तरीके अपनाते हैं। सो लड़के जात या महिला को भी वही काम करते हैं उसी तरीके से। पहले जमाने में तो आजकल थोड़ा कम है, ये तो पहले तो लड़कियां नहीं करना चाहती है ये काम, तो लड़कियों को वजाना में मिर्च डालना या कैंडल लगाना या जला देना, ये सब करते थे। कुछ महिला पुरानी महिलाएं आज भी बोलती है उनके साथ क्या क्या हुआ शुरुआत में, और आज भी बोलती है, अक्का आप उस दौरान हमें मिलते, हम इधर नहीं रहते। अक्का माने दीदी है मुझे, आपको सब हाँ, दीदी बोलते दीदी हैं। बोलते हैं, अक्का बोलते हैं या मैडम बोलते हैं, बोलते हैं वो लोग। हमारे टाइम में आप नहीं मिली तब हम भाग जाते हैं या आपसे मदद लेते हैं। तो इसीलिए तो ये सारा इसका बीच में महिला सोचती है अपना बच्चे को तो मैं ये कोई पिंप लेके ना जाए, बच्चा को कोई परेशान ना करे, इसका वजह से मतलब टॉर्चर करने के बाद अनवांटेड उनके साथ सेक्स होता है, अनवांटेड ही सेक्स है। एंड उसके बाद उनको बच्चे होते हैं। फिर बच्चे वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फिर पूरा वही सेम काम कंटिन्यू करती है। करती है वो, बाद में ये भी सोचती है वो, चलो मैं तो फंस गई इसमें, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चे को पढ़ा, मेरा बहन को पढ़ा दूंगी, मेरे भाई को पढ़ा दूंगी, मैं थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी। इवन दो लॉ में वो गलत है। जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति में रहने वाली महिला का कमाई से जीता है वो कानूनन गलत है, बट महिला सोचती है वो मेरा परिवार है, मेरे साथ जो गलत हुआ मेरे परिवार वालों का साथ ना हो, इसके लिए वो काम करते हैं। आपने बोला कि जो महिला प्रोस्टिट्यूशन में है उसकी जो अर्निंग है उससे कुछ नहीं किया जा सकता, वो इलीगल है। इलीगल है अंडर ITPA। हाँ हाँ। जो कमाए, जो प्रोस्टिट्यूशन में रहने वाली महिला की कमाई लेता है या उस कमाई से जीता है, इट इज इलीगल। इलीगल। जब आप इन महिलाओं से मिलते हो, इनको समझाते हो कि ये काम उनको छोड़ देना चाहिए, तो क्या वो छोड़ देते हैं? मैं छोड़ने के लिए नहीं बोलती हूँ, क्यों? मेरे पास अल्टरनेटिव नहीं है। मैं छोड़ने के लिए नहीं बोलती हूँ, इसलिए नहीं बोलती, इवन मैं प्रोत्साहन नहीं देती हूँ, लीगलाइजेशन के लिए नहीं ये करती हूँ। मुझे मालूम है वो लोग हमारे समाज में हैं, उनको बेसिक राइट्स मिलना चाहिए, और उनको जो हमारा संविधान का हिसाब से जो जो अधिकार मिलने चाहिए उनको मिलना चाहिए। मैं सोचती हूँ वो महिला हमारा बीच में है, उनको घाव हुआ है, उसकी सर्जरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, सर्जरी मैं नहीं करा सकती हूँ, लेकिन घाव में मुलायम पट्टी कर सकती हूँ, मैं उधर तक सीमित हूँ। मैं उनका बच्चों के लिए काम करती हूँ, इसलिए भी है मैं उसका लीगलाइजेशन का पक्ष में नहीं हूँ। मैं कतई वेश्यावृत्ति को कानूनन मान्यता देने का खिलाफ हूँ, बट वो उधर है, हमारे बीच में है, उनको किसी तरीका का तकलीफ ना हो, इसलिए मैं जो हो सकता है वो मदद करवा रही हूँ। पर आप उसे रोकने के लिए क्यों नहीं नहीं, बोलते? रोकथाम के लिए काम करती हूँ मैं, रोकथाम के लिए, तस्करी का खिलाफ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खिलाफ मैं काम करती हूँ।
मेरी संस्था और काम करती है। उन्हें वहां से बाहर क्यों निकालना चाहते हो? जो कोई इक्का दुक्का जो बोलता है मेरे को इधर से निकलना है, मुझे आप मदद कीजिए, मदद करती हूँ। बट इन द लार्ज स्केल, मास स्केल में आप बोलो, सबको बोलो बाहर आ जाओ, आप उनको मदद करो, वो मेरे पास ताकत नहीं है। मैं सबको, अभी आपका पेशा को मैं आप बंद करो मैं बोलूं, तो मेरे पास कोई अल्टरनेटिव आपके लिए होना चाहिए। मेरे पास जब अल्टरनेटिव नहीं है तो मैं क्यों बोलूंगी आपको ये पेशा छोड़ दो। कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मैं इस धंधे को प्रोत्साहन नहीं देती हूँ, ये भी मैं बोल रही हूँ। इसका कानूनन मान्यता का खिलाफ हूं मैं, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे हैव। उनको आप आधार कार्ड दे दीजिए, उनको इलेक्टोरल में नाम भी जोड़ देते हैं, क्योंकि नेता लोगों को वोट चाहिए। बैंक खाता खुलवा दीजिए। हम लोगों ने एक काम किया, उन महिलाओं को जिसका पुरानी महिलाएं हैं, जिसका पास डॉक्यूमेंट्स थे, उनके लिए सरकार से पेंशन मिले, उसके लिए कोशिश किया। महिलाओं को उनका ही खाते में 2,500 रुपए हर महीने में पेंशन आती है। ये 2021 से शुरू किया हमने, क्योंकि कोरोना काल में दिल्ली सरकार हो, भारत सरकार हो, हर एक वर्ग का लोगों को पैसे दिए, अनुदान दिया, एक्सेप्ट ऑल इंडिया में रहने वाली रेड लाइट एरिया का महिलाओं को नहीं मिला। उसके लिए आपने एक लेटर लिखा? हाँ, लेटर लिखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सरकारों को आदेश दिया, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी कुछ गाइडलाइंस दी। ये सारे हम लोगों ने इस्तेमाल किया और महिलाओं के साथ मीटिंग किया। उसका और एक ये है, दिल्ली सरकार में जो इन महिलाओं को मदद दे दो, रेशन दे दो करके हम लोगों ने जब प्रीवियस गवर्नमेंट में लिखा था, उन लोगों ने हमारा लेटर उधर भेजा इधर भेजा करके लेटर को राउंड अप करते रहे, लेकिन मदद एक पैसा का नहीं मिला। और जो कोर ग्रुप बना था उस दौरान, सबने, बहुत सारे मेंबरों ने जो मुझे पर्सनली भी जानते थे, फोन करके, ललिता जी आपने इन लोगों के लिए क्या क्या डिमांड किया, ललिता जी क्या क्या डिमांड किया, अच्छा रेशन कितना किट, अच्छा हम देखते ही बोलते रहे वो लोग, लेकिन एक रेशन का किट भी नहीं दिया उन लोगों ने। बट मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत सारे लोगों ने, दूसरे लोगों ने, कुछ एनजीओ के लोगों ने, कुछ CSR वालों ने, कुछ इंडिविजुअल ने इतना रेशन दिया, इतना किट्स दिए। हम लोगों ने सेंटर में बुला के महिलाओं को बांटे उसको। और हम लोगों ने जब शुरू किया था ये अप्रैल महीने से, हमने एंड किया नेक्स्ट ईयर जाके फरवरी में। इतना हर एक महीने में, हर हफ्ते में करके हम लोग बांटते रहे, लेकिन हम गैस नहीं दे पाए, हम सब्जियां नहीं दे पाए, बाकी हर एक चीज हम लोगों ने मदद करवाई थी। फूड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में दिल्ली बाल आयोग से भी एक मेंबर जुड़ी थी, उन्होंने भी कुछ रेशन किट्स एक्सप्लोर कराए थे, और उन्होंने बोला स्पीड में ही रखकर सारे बांटेंगे, और वो मिनिस्टर को लाए, फूड मिनिस्टर को, दिल्ली का फूड मिनिस्टर को। वो आए तो उन्होंने इतना बोला, ललिता जी ये आए हैं तो थोड़ा ब्रोतल की महिला तो आके इधर रेशन ले ही रही है, लेकिन ब्रोतल का क्या ये है, सीन है, एक बार दिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, हमारे कोई स्टाफ जाएंगे, लेके जाएंगे उनको। महिलाओं ने उधर दो ही बात बोली, हमें रेशन मिले, हमें पेंशन मिले, ये दो बात बोली थी ब्रोतल में। एक ब्रोतल में जाके आए थे मिनिस्टर। उसके बाद ये जब कुछ नहीं मिल रहा था, बाद में हम लोगों ने कोशिश की, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गाइडलाइंस को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने कोशिश की। अच्छा रहा, दिल्ली सरकार का तरफ से, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोगों को
हम लोगों ने एक पायलट करके पहले 51 महिलाओं का नाम दिया, सारे काम करके दिए। तो उसमें 49 का सैंक्शन हुआ। 2 का इसलिए नहीं हुआ, थोड़ा स्पेलिंग में एक जगह सीमा है तो एक जगह में SIMA है, दूसरी जगह में SEEMA है, बट उसको करेक्शन करके बाद में दिया तो उनको भी मिला। आज का दिन में 182 महिलाओं को उधर से पेंशन मिलता है। और पूरे देश में ये एक ही दिल्ली स्टेट नहीं और SPID ने ही ये काम कर पाए, उनको पेंशन मिले, उसके लिए काम किया। और महाराष्ट्र में 3 महीना उन लोगों को 2,500 रुपए रेड लाइट एरिया का महिलाओं को मिला था एज ए रिलीफ। लेकिन हम लोग जो दिलाने की कोशिश किया और जो इसके लिए वो उनका पेंशन है, जब तक वो लोग है मिलेगा उनको। उस तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है। अभी 2021 से उनका स्टार्ट हुआ था, अभी 2 बार वेरिफिकेशन हो चुका है, 26 में भी वेरिफिकेशन। तो हम ब्रॉथल की बात कर रहे थे, आपने बताया कि कैसे कैसे वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे आपने उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया। सारी प्रॉब्लम नहीं, जो आपने 2 चीज़ें रखी उनके लिए, एक तो कि उनका बैंक खाता हो, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, इन 2 के ऊपर आपने बात करी। क्योंकि इलेक्शन का टाइम में इन महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती है। अभी तो इस बार तो थोड़ा कम हो गया, नहीं तो बोगस वोटिंग बोलते हैं ना, वो क्या है करके मैंने दिल्ली में देखा। महिलाओं को नेता लोग लेके जाते हैं, वोट दिलाते हैं किसी ना किसी का नाम से, लेकिन उनका पास आई कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट में ID कार्ड नहीं है। तो उसको देखते हुए महिलाओं हमसे, जब दोबारा मुझे वापस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, शुरुआत में महिलाएं बोलने लग गए हमें, हम तो वोट तो देते हैं अक्का, लेकिन हमारे पास कोई ID कार्ड नहीं है। तो इस बात को हमने उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, दिल्ली इलेक्शन कमीशन। महिलाएं गई हमारे साथ, 10-15 महिलाएं गई, इलेक्शन कमिश्नर से बात किया। तो बात करके ये बात को बोला, तो क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए। उन्होंने अपना ऑफिसर को बुला के, क्यों नहीं दे रहे इनको कार्ड, वेरिफिकेशन कौन करेगा, इनका पास कुछ नहीं है। तब तो ये सारे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होते थे, कौन करेगा, ब्रोथल कीपर तो करेगी नहीं, जो कंट्रोलर है वो भी नहीं करेगा, क्योंकि सब फंस जाएंगे। तो उस दौरान की बात है, पुरानी बात बोल रही हूँ। औरत ने नहीं, और मेरे और एक कोलीग थे, औरत ने हम लोगों की तरफ से उंगली दिखा के बोला, ये लोग तो काम करते हैं ना, ये लोग जानते हैं हम उधर है या नहीं। बॉल वॉज इन आवर कोर्ट दैट टाइम। तो पूछा उन्होंने, क्या कहते हो, हमने उस दौरान हमने कहा था 5 साल पुराने, जो हम 5 साल से लगातार देख रही है, जो महिलाएं उस ब्रोथल में हैं हम जानते हैं, तो हम इलेक्शन ऑफिस से जो भी आएगा तो हम बोल सकते हैं ये महिला है 5 साल से। लेकिन तब भी मैंने और एक बात बोला था, मैं इंडियन सिटीजन्स के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रैफिकिंग मुद्दे में मुझे, ट्रैफिकिंग कोई भी हो सकता है ट्रैफिक का शिकार, लेकिन मैं नेपाली महिलाएं या बांग्लादेशी महिलाएं, या उस दौरान LTT का जो लड़ाई हो रहा था, तो तमिल मतलब श्रीलंका से भी हो आते थे, ये सारे महिलाओं को मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे जहाँ डाउट लगता है ये हिंदुस्तान के नहीं है, तो उनके लिए वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, बाकी लोगों को जरूर करेंगे। उस बात को लेके बाद में हम लोगों ने शुरू किया, बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों को, बट दूसरा कंट्री वालों को मैंने नहीं किया वेरीफाई। उसके बाद उनको आधार कार्ड के लिए, बैंक खाता खोलने के लिए ये सब करते आए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट का जरूरत था, इसके लिए भी, उनको पेंशन के लिए भी, ये करते आए हम लोग। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक राइट्स के लिए। अभी भी क्या उन्हें पेंशन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, ID कार्ड उनके पास है? नॉट ऑल ऑफ देम, सबको नहीं मिल रहा है। मैं बोल रही हूँ हम लोग दिला पाए 182 को,
किसी का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, तो हम उनका, क्योंकि रेजिडेंस प्रूफ के लिए इलेक्टोरल का ही आईडी कार्ड चाहिए, नहीं तो बैंक खाता का चाहिए, उस इलाके का एड्रेस चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का क्या हुआ, जो रेस्क्यू रेड का ये सारे जो हो रहा था, तब कुछ लोगों ने अपना जीबी रोड का एड्रेस का आई कार्ड को उन लोगों ने गांव का पते पर लिखवाया करवाया, और कुछ लोगों का गांव का एड्रेस का था, और आधार कार्ड का एड्रेस इज नॉट ए प्रूफ फॉर द पेंशन, रेजिडेंस प्रूफ। उन लोगों ने बोला, ऑफिसर लोगों ने, आधार कार्ड का प्रूफ से नहीं, वोटर लिस्ट का प्रूफ से हम लोग, या बैंक का एड्रेस प्रूफ से। तो किसी का 3 प्रूफ मेन था, चौथा तो आपका ये था पैन कार्ड। तो पैन कार्ड छोड़ के बाकी तीनों में कम से कम 2 एड्रेस जीबी रोड पे होने चाहिए, क्योंकि फायदा तो उनके लिए था, बाकी लोगों को नहीं था। अभी उनके पास में, कुछ महिलाओं के पास में पेंशन है, कुछ के पास में आईडी कार्ड है, बट अभी भी उनकी लाइफ वैसी ही चलती आ रही है वैसे जैसे ही चल पुरानी। रहे हैं। तो उसको, मेरा सवाल ये है कि जो ब्रॉथल्स में रोज महिलाएं ट्रैफिक करके वहां पे लाई जाती हैं, क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है लोगों की, इसलिए सप्लाई ज्यादा हो रही है? देखिए, जब तक आदमी जात अपना आप सुधारेगा नहीं, वो डिमांड में ही रहेगा। उसको लगता है वो कहीं भी शहर में गया है, कोई एक लड़की, एक औरत मिल जाए 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए मिल जाए, कोई काफी है उसको, वो सोचता है। और वो तो डिमांड ही है उसका। तो वो महिलाएं तो आती रह रही हैं। तो ये उसी तरह से मानसिकता खत्म कैसे की जाए? आदमी जात को खराब कि मैं मानसिकता बदलना चाहिए हमें। कैसे जो बदले? देखिए, अगर आज भी कॉलेज जाने वाला, जैसे हम लोग आज यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, हमारी जो थॉट है वो अलाइन करती है, इसलिए आज हम यहाँ दोनों बैठे हुए हैं। पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लड़के भी देख रहे हैं, बहुत सारे बड़े लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर उनको ये समझना हो कि हम अपने पुरुषों की मानसिकता, ये जो हर शहर में जा कर के हमें बस एक औरत मिल जाए, 1 घंटे की मिल जाए, आधे घंटे की मिल जाए, अगर इसको हमें जड़ से खत्म करना हो तो वो कैसे खत्म करेंगे? आप आप उस पे क्या कहते हो? देखिए, एक तो घरेलू घर में सिस्टम में है जो लिंग आधारित भेदभाव, और हम लोग सोचते हैं, अक्सर सोचते हैं लड़का कुछ भी कर सकता है, खराब नहीं बोलेंगे हम लोग माता पिता, वो तो आदमी है, वो तो लड़का है, ये तो शाबाशी देते हैं हम लोग। वो शाबाशी देना शुरुआत से ही बंद करना है। और वो जिस दिन मर्यादा देगा ना लड़की जात को, भाई भी जिस दिन अपनी बहन को इज्जत देगा और दूसरी लड़कियों को भी टीज करना है या बुलिंग करना है, ये सारे छोड़ेगा। जो देखो आप, जो भी है, जो कॉलेज स्कूल जाने वाले लड़के भी लड़कियां भी एक अजीब का सिस्टम में जा रहे हैं वो लोग आजकल। तो मुझे लग रहा है ये ग्लोबल प्रॉब्लम भी है। हर एक को लगता है एक गर्लफ्रेंड चाहिए, एक बॉयफ्रेंड चाहिए, या जिस्म चाहिए, या ये तो पढ़े लिखे लोगों में हुआ। जो स्कूल नहीं जाते हैं, यूथ है, इवन मजदूरी करने भी जाता है, वो भी आदमी सोचता है जो उसके साथ में मजदूरी कर रहे हैं उसमें भी कोई लड़की रहेगी, औरत रहेगी, तो वो भी चाहिए उसको, किसी तरीका से काम में रखने के लिए करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर है, वो लोग भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे जो, मेरा एक ही है, पुरुष वर्ग है हमारा समाज में, ये तो खत्म होने वाला नहीं है सिस्टम बोलेंगे सब लोग, लेकिन पुरुष वर्ग अपने आप में ये सोचने लग जाए, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे शादी तक या जब तक
मैं 18 साल का नहीं हूँ या 20 साल का नहीं हूँ या मुझे शादी नहीं करनी है या जो भी करना है उसको, बट वो एक लड़की जात को, महिलाओं को इज्जत देगा ना। और ये मुझे नहीं करना है, किसी का जिस्म का साथ खेलना नहीं है। ये अभी क्या होता है, पैसा फेंको, उसका जिस्म खरीद लो, और उसको टॉर्चर भी करते हैं। कॉलेज की लड़कियां भी जाती है इसमें, बाकी भी जाते हैं। तो मुझे ये लगता है चाहिए पॉलिटिकल मीटिंग्स होती है, उसमें लड़कियों को आधा कपड़े में नचाएंगे, पैसे की बरसात करेंगे उसमें, वो लड़कियों के साथ सोने के लिए चाहिए। आज के दिन में कोई काम होना है, एक लड़की सप्लाई करो। कोई कुछ चीजें ऐसी हो रही है, क्यों एक कांड हुआ था, आपको तो मालूम ही होगा, जो होटलों में कॉल गर्ल्स ज्यादा जा रही थी, कुछ डील लड़कियों को सप्लाई करके डील करवाते थे। जिसने इसको हाईलाइट किया वो खुद जेल में है, जो सेक्सुअल असॉल्ट में, वो अलग बात है। ये तो सच्चाई है ना। खिलवाड़ है, लड़की जात का जिस्म के साथ खिलवाड़ है। वो बंद हो जाए, अपना आप को ये होगा। तो कैसा होगा, आप ये पूछे। कोई एक फिल्म थी, दामिनी थी शायद, जो रेप होता है, बाद में वो लड़कों को उसका खिलाफ, जो रेपिस्ट थे उसका खिलाफ बात करने के लिए वो ऑर्गेनाइज करती है यूथ को, कॉलेज वालों को। वो एक फिल्म हो सकता है, बट उसमें संदेश भी अच्छा था, नहीं होना चाहिए करके। सो मैं, मेरी माँ बाप मुझे जितना भी बोले, मैं लड़का होने के नाते मेरे कुछ भी समझाते, तब भी मैं बाहर जाके मुंह लगाने लग जाऊं, वो गलत है। दूसरे की भी माँ बेटी को मुझे इज्जत देना सीखना चाहिए, वो खत्म हो सकता है। थोड़ा कुछ मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हैं। संस्कार अपने घर से शुरू होता है। अगर अपनी माँ उसको ये नहीं बताएगी कि पहले तुम इज्जत करना सीखो अपने घर की महिलाओं की, पहले मेरी करना सीखो, तुम्हें समझ में आएगा कि दूसरी महिला भी तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि एक बच्चे के लिए सबसे पहला इंसान होता है उसकी माँ। अगर वो अपनी माँ को इज्जत देना सीख जाता है, समझ जाता है कि मेरे को इस महिला के लिए ऐसा नहीं बोलना, तो वो महिला अपने बच्चे को और संस्कार दे सकती है। तो घर से ही शुरुआत की जाती है दरअसल ये। अगर घर पे ही बच्चे को ये सिखाया जाए कि बहन को तुम हमेशा अपने से छोटा ही समझोगे, अपने से कमज़ोर ही समझोगे, तो फिर उसने ये सीख लिया कि महिला तो मेरे से कमज़ोर ही है। हाँ, पॉसिबिलिटी है इस मानसिकता को ख़त्म करने की। समाज कितनी इसको अपने अंदर लेता है, वो समाज में हम सब आते हैं। किसी की सोच अच्छी है, किसी की सोच हमारे जैसी नहीं है। उसको सोच को सिंक करने के लिए समय तो लगेगा, और वो समय की शुरुआत हमारे घर से ही होगी। हमारे घर ने समझ लिया तो घर-घर से मिलके एक पड़ोस बनता है, पड़ोस से मिलके गाँव बनता है, गाँव से शहर बनता है। सही बात। जो यूथ है कॉलेज में जाने वाला, जो यूथ जो स्कूल में जाता है, जो बच्चे हैं जो अभी 10-12 साल, 10 साल के ही हो रहे हैं, मतलब 10 साल में 9-10 साल के बच्चे जो हैं, उनको हम ये कैसे समझाएँ कि तुम कैसे ट्रैफिकिंग से बच सकते हो? अ, देखिए, उससे पहले मैं इसी में जो इज्जत देने की बात में, हम लोग इधर सबसे ज्यादा गालियां किस तरीके से देते हैं? माँ-बहन की। माँ बहन की गाली देते हैं, तेरी माँ की, तेरी बहन की। ये जो घर में जो बच्चा बोल रहा है, उसको समझाएंगे नहीं हम लोग, बस उसका गाली, मतलब क्या है। मतलब क्या है उसका? तो चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं, गेंद छोड़ दिया, तब तो एकदम गाली निकलेगी ना। ये गालियां है ना, जो गालियां को
चाहे कोई भी यूथ है हमारे, बैठ के लिस्ट आउट करो क्या क्या गाली देते। कोई पूछने पर हम एक यूथ गुरु को पूछ रहे थे, आप लोग कौन गाली देते हैं? सबने बोला हम लोग गाली नहीं देते। अच्छा चलो गाली नहीं देते तो अच्छी बात है। कौन सा खेल आप लोगों को पसंद है? क्रिकेट बोले वो लोग। चलो क्रिकेट में एक गेंद छूट गया, तब मुंह से क्या निकलेगा? बहन, आगे की गाली, माँ की गाली, अरे तूने छोड़ा ये गेंद। तो वो गाली नहीं है तो और क्या है? आज के दिन में मैं वो गाली का मतलब फुल समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे सामने कोई करता है तो आप कहीं किसी भी बस स्टॉप में खड़े हो जाइए, छोटा भी बच्चा हो, वो शुरू करेगा। और बड़े तो पता नहीं है, वो ये सुप्रभात उनका वो ऐसा नारा बोलते हैं वो लोग बोलते कम है, ये गाली 50 शब्द में उनका गाली 30 बार होता है, 30 शब्द होता है। तो खुद नहीं बदलेगा तो आदमी तो कब कौन बदलेगा? तो बहुत बच्चों सारे की, सॉरी, बहुत सारे लोग तो इस गाली का मतलब भी नहीं जानते हैं, तो बस समझाने की जरूरी है। माँ की गाली कोई दे रहा है तो समझाओ ना घर में बिठा के। वो इस दुनिया में आया है तो कहाँ से आया है? तो गाली तो हो गई है ना, उधर पूरा फुलफिल हो जाएगा। उसको शेम होना चाहिए। इस दुनिया में मैं आया हूँ, इस सबका बीच में हूँ, तो वो जगह से आया हूँ, तो उसको क्यों गाली का रूप में देखा जाएगा? तो समझाने की जरूरी है। बहन के लिए गाली देते हैं, ऐसे ही गाली देते हैं, उसका मतलब समझा दीजिए आप। लड़की जात को इस्तेमाल करके आप गालियां देते हो, माने आप लड़की का बॉडी पार्ट को ही इस्तेमाल कर रहे हो बोलने के लिए, महिला का बॉडी पार्ट को ही बोल रहे हो आप। सबसे पहले हमें अपने अपने जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट करने, अगर आपको किसी औरत की रिस्पेक्ट करनी है, सबसे पहले इन गालियों का इस्तेमाल करना बंद करें। गाली को लेके एक बता दूं, मैं किसी माँ बाप को अपना बच्चों को गाली के बारे में समझाना है, जो बॉडी पार्ट्स को या चार्ट या खुद को बच्चों को बोलिए, जो लड़की का भी बॉडी पार्ट्स को ड्रॉ करो और लड़का को का भी, और हर एक बॉडी पार्ट्स को क्या बोलते हैं वो पूछ लीजिएगा। जब महिलाओं का जो मेन पॉइंट्स आ जाएंगे, जो सेंटर पॉइंट्स आ जाएंगे बोलने के लिए, तब उसका वो क्या देता है शब्द, क्या होना चाहिए। वो बच्चा जब गाली देता है, सॉरी, वो बोलेगा माँ की, आपको उसका मतलब समझाना जरूरी है वो क्या है। और एक बच्चा इस दुनिया में आ रहा है तो वो माँ का उस पार्ट से ही आता है, उस पार्ट के बारे में आपको समझाना जरूरी है। और वो पार्ट आपको, जो लड़कियों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो लड़का बोलेगा, वो आज लड़के हमेशा बोल देते हैं मेरा तेरा बहन का मुंह। तो उसका समझाओ क्या है वो, क्यों वो बच्चा गाली दे रहा है माँ को और बहन को उसी से। बाकी बहुत सारे ऐसे ही है, ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। तो उसको समझा दीजिए बच्चों को या यूथ को भी। आज के दिन यूथ भी कुछ कुछ लोग जो गाली दे रहे हैं, वो गाली क्यों, उसका मतलब क्या है मालूम नहीं है उनको। तो सब लोग बोलते हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा है उनका। और मुझे लग रहा है हर एक माँ बाप को जो ये गालियां दे दे के बहन बोलते हैं, वो मतलब क्या है? हर गाली में देखो, आदमी लोग जो कुछ बिजनेस में हैं या बाकी प्राइवेट सेक्टर में है, ये गाली अक्सर बोलेंगे। उनका पास कोई काम करने वाला ने सही नहीं काम किया तो गाली देंगे, ये गाली बहन
बोलेंगे, तो उसका मतलब क्या है समझाओ ना, वो क्यों गाली में ले रहे हैं? आदमी लोगों के लिए तो ये गालियां नहीं है ना, औरत का बॉडी पार्ट्स को लेके बोल रहे हैं, उसको सही तरीके से समझाना जरूरी है। आपने काफी अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे बच्चों को समझाया जा सकता है, और खाली बच्चों को नहीं, बड़ों को भी ये समझाना बहुत जरूरी है कि इस तरीके से गाली देना, वो भी अपने ही घर की महिलाओं को, और मतलब अपनी घर की महिला नहीं, लेकिन महिलाओं को लेकर के गाली देना वो सही चीज नहीं है। मैंने आपके वीडियोस में देखा था, एक लड़की का सरनेम था वर्मा, मुझे लड़की का पूरा नाम नहीं पता, जो उसकी स्टोरी रही है, उसने आपने कैसे उस बच्ची को पढ़ाया, कैसे उस बच्ची ने पढ़ लिख करके अपनी माँ को ब्रॉथल से निकाला, वो कहानी क्या है? माँ रेड लाइट एरिया में पहुंची तब वो 12 साल की थी। 12 साल के, क्योंकि घर से भाग के आना पड़ा, उनको घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके घर में उनके माँ बाप नहीं थे, सौतेली माँ सौतेले बाप थे। वो इस बच्ची को बहुत तंग करते थे, खाना सही से नहीं देते थे। वो भाग के आ गई, स्टेशन में आके कोई जो ट्रेन खड़ी थी उस पे चढ़ के बैठ गए। वो बच्चे आके उतरती है दिल्ली में। दिल्ली में उतरते उसको चारों तरफ से आदमी आदमी दिखते हैं, नजर आते हैं। एक औरत ने बोला, कहाँ जाएगी बेटा? तो उसने बोला, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, मैं आ गई हूँ ऐसे, तुम मेरे साथ आ जा, मैं काम दिलाऊंगी बोल के वो ले गई उसको, मेरे घर में रहो, मेरे बच्चे को देख रेख करो करके। उसने बाद में उसको वेश्यावृत्ति में लाया उस माँ को। उसकी बच्ची हुई, जब हुई तो जब हमारा विजिट होता था ब्रोतल में, वो बोलती थी मेरे बच्ची को मेरे से दूर रखना है, मुझे, मेरा काम नहीं करेगी मेरी बच्ची। तो उस दौरान उनका, क्योंकि जो भी हम लोग जो रेस्क्यू करते हैं बच्चों को या महिलाओं को, तरीका अलग अलग होता है हर एक केस में। इस केस में जब गए थे हम उसका घर में, मतलब वो आते ही उसको जो बच्चा नहीं हुआ था, थोड़ा समय के बाद हुआ था बच्चा। उसने जब अप्रोच किया, हम जब ब्रोतल में गए थे, तब हमने कहा तो बच्चे को सचमुच दूर रखना चाह रही है तो हम मदद करेंगे। वो राजी हो गई। उसका बच्चा सिर्फ 2.5 साल का था। तो हमारा जो जीबी रोड स्थित में ही एक बच्चों का सेंटर शुरू किया था, सिर्फ दिन दिन का। तो उसको बोला, पहले आप दिन में लेके आके छोड़ो बच्चे को, शाम को लेके जाओ। ये बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन है समझाने के लिए। एक बच्चा एक ब्रोतल से सेंटर तक आने के लिए चाहे 10 विजिट होते हैं, समझा के बातचीत करके एक ट्रस्ट बिल्टअप करना होता है उधर, उसके बाद ही बच्चा हमारे पास आता है। तो बच्चे को बाद में हॉस्टल में डाला। तब हमारे पास स्पीड के पास 24 आवर्स का सेंटर नहीं था। दूसरा एक संस्था से बातचीत करके हमने यूपी में एक हॉस्टल में डाला बच्चे को। बच्चे उस दौरान सिर्फ 5 साल की थी, 5 साल भी पूरा नहीं हुए थे। तो वो बच्ची पढ़ लिख कर आगे बढ़ी, उसने ग्रेजुएशन किया, आगे टीचर्स ट्रेनिंग किया उसने, तो पढ़ाई करके आगे काम कर रही है वो खुशी की बात होती है। सिर्फ ऐसा ही एक केस नहीं है, बहुत तमाम केस है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ, सारे के सारे मैंने 100 बच्चों को शिक्षा दी है, तो 100 के 100 ने सबने सक्सेस हुई हो, ये न बात नहीं है। अब तक करीब 3-4 हजार बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने हैं। गिने चुने कुछ केसेस में फेलियर माना है। फेलियर इसलिए मैं बोलूंगी, शुरुआत में मेरे को फंड का बहुत प्रॉब्लम था, फंड नहीं था, तो मैं लड़कियों को ज़्यादा
प्रोत्साहन देती थी, क्योंकि लड़कियां बचनी चाहिए, लड़कियां माँ का प्रोफेशन में ना जाए, इसलिए लड़कियों का फीस, उनका खर्चा के लिए भागम दौड़ी करते थे। जो बाद में जो बचा है फंड, तब लड़कों का तरफ ध्यान दिया। उसमें से कोई 2-4 लड़के ऐसे भी निकल गए अब तक, वो लोग पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो लोग नशीले पदार्थ लेने लग गए। 1-2 पिंप बनने की कोशिश की उन लोगों ने, पिंप नहीं बन पाए। एक ने तो शादी कर ली किसी लड़की से, बाद में जाके उसका देहांत होता है, लड़के का बहुत कम उम्र में, 20-21 साल में उसका देहांत होता है। कारण किसी को आज तक मालूम नहीं है, ये भी है। इस तरीके से हमारी कोशिश है, जो बच्चा, हर एक बच्चे को, आज के दिन में मैं लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। आज के दिन में बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं से दोस्तों से या किसी से भी मांग के फीस का बंदोबस्त करते हूँ, पढ़े वो लोग। और इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरा इतना 100% सक्सेसफुल नहीं है, फेलियर्स है। फेलियर से तो सीखा है हमने, आगे बढ़ने का सीखा है। जनता से बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, बच्चों की पढ़ाई में, बाकी चीज़ों में, बच्चों को जो ज़रूरत चीज़ें हैं, तो सबके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद है। और आगे को भी अपेक्षा करते हूँ मेरा बच्चों को सपोर्ट करे वो लोग। और ये बच्ची का आपने जिक्र किया, वो बच्ची काम कर रही है अभी, बाकी बच्चियों को भी सपोर्टिव, वो काउंसलिंग वगैरह करती है, तो वो एक मॉडल है बच्चों का सामने। बहुत अच्छा लगा कि एक लड़की ने कैसे अपनी लाइफ बनाई ऐसे एरिया से निकल करके, और फिर अपनी माँ को भी उस एरिया से हाँ, बाहर सॉरी, वो बोलना भूल गई मैं, माँ को उधर से निकाला। माँ को बाकायदा इज्जत देती है वो, ये नहीं बोलती हो उसको। जब वो पता चला था माँ ऐसे काम में है, उस दिन 2 दिन खाना नहीं खाई थी बच्ची। मेरी माँ ये गंदा काम में क्यों है, बर्तन भांडी करके कहीं काम कर सकती थी, वो इसमें क्यों है, उसका पूरा समझाया गया। क्यों, कैसी माँ आई है, उसका माँ बाप नहीं थे, वो घर छोड़ना पड़ा उसको। घर छोड़ने के बाद तीसरा व्यक्ति ने उसको कैसे धकेला इस काम में, और निकल नहीं पाई। खुद तुम पैदा हुए हो, उसके बाद तुम्हारा देख रेख में टाइम पास किया माँ ने। अभी कम से कम माँ को इज्जत दो, वो अनपढ़ है, खुद तो पढ़ाई करो करके। सो उसके बाद धीरे धीरे 2 साल लगा हमें उसको काउंसलिंग करते करते माँ को अपनाने में। बीच में माँ से बात भी, फोन में भी नहीं करती थी वो। अभी खूब माँ का साथ रहती है, अच्छी सी है वो। तो हमारी ये बच्चों से हम लोग बोलते हैं, माँ ने क्या किया, गंदा काम किया या अच्छा काम किया मत देखो, माँ को इज्जत दो। जो माँ बच्चे का बॉन्डिंग है ना, रिलेशनशिप, उसको हमेशा बरकरार रखो, यही कहते हैं हम बच्चों को। खरीदना और बेचने की बात करी कि कैसे उस बच्ची को वहां पे बेचा गया, तो ये खरीद और जो मतलब खरीदार जो है और जो सेलर्स है, बायर्स और सेलर्स की बात मैं कर रही हूँ, तो क्या ये इसलिए क्योंकि हमारे बायर्स ज्यादा हैं इसलिए सेलर्स बढ़ रहे हैं, या फिर इसलिए है कि हमारे देश में गरीबी बहुत है और साथ में इलिटरेसी बहुत है, इस वजह से वो ट्रैफिकिंग और ये सेलर्स और बायर्स बढ़ रहे हैं? सॉरी, मैं गरीबी का कारण इसमें लाना नहीं चाहती हूँ। उस बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी है आजकल, एक वक्त का रोटी के लिए तरसते हैं। वो लोग घर में रहते हैं, काम जो मजदूरी मिलती है कर रहे हैं। और जो खरीद फरोख वाले हैं ना, तो बेचने वाला ज्यादा हो सकता है। वो लोग, जैसे ये स्टेप पेरेंट्स का वजह से वो लड़की आई थी, वो जब दिल्ली पहुंचती है वो, तो उसको एक महिला ने उसको बोला काम दिलाने का, घर में काम देंगे, लेकिन वो लेके आके दूसरा एक को बेचती है वो, क्योंकि अपने पास रखना रिस्क होता है करके।
क्योंकि पुलिस आएगी तो बाद में उसका छानबीन होगा, ये करके दूसरे को बेच दिए। ऐसे आदमी लोग भी, आप हर एक रेलवे स्टेशन में जाओ, बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। अकेला कोई देखेगा, किसी को देखते हैं तो उससे जाके बातचीत करके हम पहुंचाएंगे बोल के, घर तक पहुंचाएंगे बोल के लेके आके बेचते हैं। एक जस्ट ये बता दूंगी मैं, जो बिहार का केस है ये, शादीशुदा थी वो, उसके हस्बैंड का काम हरियाणा में था। वो, उसको छुट्टी नहीं मिली, अपना इन लॉज को बोला आदमी ने, आप उसको फलाना ट्रेन में बिठा दीजिए, मैं स्टेशन में जाके ले लेता हूँ दिल्ली में। उन्होंने बिठाया उधर से, लड़का कुछ बता दिया कौन सा कोच में है, कौन सी ट्रेन, सब कुछ। दिल्ली पहुंचते ही वो लड़की, वो अपना पिताजी का फोन में एसटीडी बूथ से, जो नई दिल्ली का फोन नहीं था उसका हाथ में, उसने एसटीडी बूथ से, मैं पहुंच गई हूँ पापा, उनको ढूंढ रही हूँ, इतना बोल सके। बीच में फोन कट होता है, बाद में लड़की गायब। उसका आदमी को भी नहीं मिलते, उधर पिताजी को भी नहीं कनेक्शन। लड़का आता है, आदमी आता है रेलवे स्टेशन, वो फोन करके पूछता है ट्रेन तो आ गई, ये नहीं दिख रही है, बीबी नहीं दिख रही है। नहीं बेटा, मैंने फलाना कोच में बिठाई हूँ, कोच में देखो जाके, वो ये नहीं मिलती। बाद में बहुत मुश्किल से उसका एफआईआर करवाते हैं। आ, वो लड़का ढूंढा, नहीं मिला तो कहीं बीच में उतर गई, वो ये करके वो चला जाता है। बट वो केस हमारा जो कार्यकर्ता को मिलता है, तो क्योंकि वो भी बिहार से थे, तो उन्होंने वो केस पुटअप किया, बाद में बहुत लिखित पढ़ित करके उसका एफआईआर कराया। उसका बाद में फोन कहाँ कहाँ ट्रेस हो रहा है, और ये लड़के को दिल्ली से ले गए वो लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, क्योंकि फोन ट्रेस करते गए पुलिस को, क्योंकि एफआईआर करने के बाद ये करना पड़ा। तो बाद में पर्टिकुलर जगह में हरिद्वार में जाके उधर बातचीत किया गया, तो नहीं है कोई भी उधर। ये लोग गए, पूछताछ किए, कहाँ उसका ट्रेस हो रहा है फोन का, कहाँ से की थी वो। लेकिन वो लड़की, एक अपना पास फोन नहीं था, लेकिन जब भी मौका मिलता था वो फोन लगाती थी अपना पिता को, नंबर याद था उसको। तो इसका वजह से वो ट्रेस करना आसान हुआ। उधर दिल्ली का पुलिस गई, हमारे कार्यकर्ता भी गए उधर, थोड़ा सा हलचल मची हरिद्वार में। तो बाद में लड़की पहुंच जाना चाहिए, कहाँ है हमें पता नहीं, लेकिन पहुंच जाना चाहिए। एक ही दिल्ली पहुंचे, नहीं तो गांव पहुंचना चाहिए, नहीं तो एक हफ्ता का अंदर आके इधर के सारे लोगों को कुछ हटाया जाएगा या कुछ करके धमका के आ गए पुलिस वाले और ये कार्यकर्ता। 3 दिन के अंदर लड़की पिता का घर पहुंच गए। मैंने खरीद फरोख्त का हो या किस तरीके से, वो गरीबी नहीं था उसमें, मैंने किस तरीके से मौका ढूंढते हैं लोग, जनता, और ले गया था आदमी, खुद का आदमी नहीं, दूसरे आदमी लोग लेके गए थे, पिंप लोग। और ऐसे तमाम केसेस है हम लोगों के। आपका आनंद विहार का ये ले लीजिए, रेलवे स्टेशन, या आप नई दिल्ली या पुराना दिल्ली स्टेशन। आजकल तो ये खरीद फरोख्त करने वाले छोटा छोटा स्टेशन में भी देखते हैं, ढूंढते रहते हैं, कोई अकेला बच्चा दिखता है क्या, अकेली औरत मिलती है क्या। ये बहुत आजकल हो रहा है। तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई की बात ही, जब तक डिमांड है उधर सप्लाई होगा, एक बोलते रहते हैं। बट वो डिमांड को खत्म करने के लिए हम लोगों को सबको काम करना जरूरी है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हर दिन मोटिवेट करती है इस काम को और आगे मतलब और लोगों को बचा सकूं मैं, और इस चीज को अवेयर करा सकूं लोगों के सामने? सच बोलूं तो मैं दिल्ली आई थी सिर्फ 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए आई थी। इतने साल बीत गए अभी दिल्ली में, तो पीछे मुड़ के देखो तो डर लगता है, इतना साल मैंने बिताए दिल्ली में। लेकिन ये है, बच्चों का सेंटर शुरू किया सिर्फ 5 बच्चों से, एक ही जगह में शुरू किया था। आज का दिन में 4 जगह में हो गया है।
लड़कियों का सेंटर अलग, लड़कों का सेंटर अलग, छोटे बच्चों का सेंटर अलग, 18 साल से बड़ी बच्चियों का सेंटर अलग, ये अलग अलग करते आए। माने बच्चे इंक्रीज हुए, ये बच्चों को बचाना है, पढ़ाई करवाना है, ये एक मन में आते रहा। उसके साथ साथ ये हुआ, अच्छा तो अभी नेक्स्ट तो जूनियर जस्टिस एक्ट का मुताबिक बड़े बच्चों को अलग करना है, छोटे बच्चों को अलग, लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग। अच्छा 18 साल हो गए, बच्चों का 12वीं हो गया, उनको प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स के लिए डालना है, वो भी हो गया, उनकी शादी का हो गया। बाद में बच्चियां बोलने लग जाती है हमारा मायका कहाँ है, आके 2 दिन बिताना चाहते हैं तो उसके लिए जगह नहीं है, आके बच्चों का सेंटर में ही रहना पड़ेगा उनको भी। तो तब हमें महसूस हुआ। और एक है हमारा एक सेंटर सिर्फ जो सरकारी बिल्डिंग में है छोटा बच्चों का, बाकी सारे रेंटेड बिल्डिंग में है बच्चों के सेंटर्स। हर 2 साल में, हर 3 साल में उनको ओनर को चाहिए होता है वो बिल्डिंग खाली करो। ऐसा लगता है मेरे बच्चे डिस्प्लेस हो रहे हैं। जो डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं ना हम, बच्चा एक बार आके इस कमरे में इसमें आके अपना सामान वगैरह सजा दिया, सेटल हो गया, अपना स्पेस बना लिया, 2 साल का बाद पैकअप करो बच्चे, हमें दूसरे घर में जाना है। ये करते करते ना मुझे मन में आया मेरे बच्चों को अपना घर होना जरूरी है। उसके लिए 2 साल पहले हम पब्लिक मीडिया में, सोशल मीडिया में गए मांगने के लिए, मेरे बच्चों को एक अपना घर बनाना है, दान करो करके। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा जमीन लिया हुआ है संस्था का तरफ से, वो नजफगढ़ का पास है उस तरफ। अभी उसके लिए बनाना है, आगे के सारा करने के लिए हमें मदद भी चाहिए। यही है, एक के बाद एक कड़ी जुड़ते गए हैं। तो वो हमें इवन कोरोना टाइम में भी हम घर जाने के लिए मेरा सारा लगेज पैक करके रखा था बेंगलोर जाने के लिए। पता नहीं है वो दिल्ली का पानी मुझे इधर बिठा दिया है। फैमिली सारे शिफ्ट होने के बाद भी मैं दिल्ली में रह गई। अभी हमेशा मैं बोलती हूँ हमारा स्पीड के सीईओ को, ये अभी ड्रीम है मेरा, वो बच्चों का घर बनना है, उसके लिए भागा दौड़ी करना है, उसके बाद देखते हैं क्या है करके। वो एक है। तो 2 साल का बच्चा मेरे पास आया, उसने 18 साल कंप्लीट किए अभी। वो बच्चा 18 साल कंप्लीट किए तो उसका अगला कोई ट्रेनिंग चाहिए या कुछ मुझे करना पड़ेगा बंदोबस्त। उसका बाद उसके लिए रहने की जगह का बंदोबस्त मुझे वो ट्रेनिंग पीरियड के लिए करना है उसको। चाहे पीजी करूं या कुछ करना ना तो है ही है। माँ उतना कमाती नहीं है तो माँ नहीं दे सकती है, तो वो हो जाएगा तो अपना बच्चों का घर भी हो जाएगा, ये उम्मीद में जी रहे हैं। और सबको इसी माध्यम से बोलना भी चाहती हूँ, मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, इसी जीवन में जो करना है कुछ करो, अगला जन्म में क्या बनोगे पता नहीं है। अच्छा करो, लेकिन अच्छा करो, किसी को बुरा मत करो, इसी जन्म में अच्छा करो, लड़की जात को इज्जत करो। पढ़ाने के लिए मैं मेरे बच्चों को एक ही बोलती हूँ, आप कमाने लग जाओगे बच्चे तो एक परिवार या कम से कम एक बच्चे को पढ़ने के लिए मदद करो। मुझे नहीं कमा के देना है किसी भी बच्चे को। मैं नहीं बोलती हूँ आप लोग संस्था से निकलते हो तो संस्था को देना है, कभी नहीं कहती। उनको कहती हूँ आप देश में दुनिया में कहीं भी रहो, एक परिवार, नीडी परिवार या एक बच्चे को एजुकेशन में सपोर्ट करो, यही बोलती हूँ। जैसे आपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर के बोला, तो क्या आप इस चीज में विश्वास रखते हो कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें ना देखो हमारे कुछ नेता लोग धर्म का नाम से, जाति का नाम से बांट रहे हैं। देश को मत बांटो, जनता को मत बांटो, जो अच्छे चीज को आप सपोर्ट करो। और मुझे लगता है बाकी सारे देशों में ये सब चलता है, हमारे हिंदुस्तानी बाकी देशों में जाके उधर का नियम का कानून का पालन करते हैं,
तो इधर डेमोक्रेसी का नाम पर तो आपने बहुत ही एक्सप्लॉइट कर रहे हो देश को। तो इसलिए मैं तो बोलूँगी सबको समान शिक्षा का ये अधिकार है, मिलना चाहिए सब लोगों को। और एक ही बोर्ड होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल एक ही बोर्ड होना चाहिए। इससे हमारा जो देश है वो भी तरक्की करेगा। बिल्कुल। जो यूथ है, जो कॉलेज जाता है, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे 12th क्लास के हों, चाहे 4th क्लास के हों, या फिर इंडिपेंडेंट विमेन जो अपने शहर छोड़ करके दूसरे शहर आती है, और अपने शहर भी, उनको अगर ट्रैफिकिंग से बचाना हो, उनको अगर समझाना हो कि कैसे आप उस ट्रैफिकिंग से बच सकते हो, तो आप उन्हें क्या समझाना चाहोगे? बच्चे से शुरू करते हैं। बच्चा हो बड़ा हो, एकदम आप नया व्यक्ति का कहने पर, नया व्यक्ति क्या है, आज का दिन में घर का परिवार का बंदा भी इसमें जुड़ता है, ट्रैफिकिंग में भी होता है, रेपिस्ट भी होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, आप अपना बच्चों को जिस तरीका से, आजकल तो बहुत सारे साधन ऐसे है, मीडिया में है, फोन में है, तो बच्चों को कुछ चीजें ऐसे सिखाइए। कोई बोलेगा स्कूल जाके मम्मी ने बुलाया आ जाओ स्कूल, मैं घर पहुंचा था, तो बच्चे को बोलो मम्मी ऐसे नहीं, मम्मी आएगी या कोई आएगा घर से, मुझे मालूम है आप नहीं है इसका मुझे लेके जाने वाले। बच्चा किसी का साथ ना निकले, कोई भी देता है कोई भी चीज उसको लेके खाए ना, और बच्चों को एक मजाक मत बनाओ। आप पार्टियों के नाम पर आप अपना पैसे को दिखावा करना चाहते हैं, जो बच्चों में स्टेटस का एक फर्क दिखाते हो, इस मत करो, क्योंकि बच्चों में भी ये चीज आ सकती है कल का दिन, मुझे उसका जैसा बनना है तो उसके लिए मैं ये करूंगा, गलत करूंगा। तो इसलिए ये जो तस्करी है ना, बाल तस्करी हो, उससे आपको बचना है। औरतें जो अकेली लड़कियां शहरों में या गांवों में कहीं भी अकेली जाते हो नौकरी के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए, आप बहुत जल्दी अपना आप को उनमें नहीं डालना है, अपने को मजबूत बनना है। आप अपना घर छोड़ के आए हो बाहर, तो आप मजबूत बन के आ जाइए, और अपना आप को जीने का सीखना भी चाहिए। आप आजकल तो इतना माध्यम है, गूगल से आप बहुत सारे एड्रेसेस ले सकते हैं, कौन मददगार हो सकता है वो कर लीजिए। और लड़कों को भी मैं ये बोलना चाहूंगी, आप लोग मानवीयता का दृष्टि से देखिए दूसरों को। लड़कों को भी आजकल ट्रैफिकिंग किया जाता है तस्करी के लिए। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। बच्चा बीटेक, बच्चा क्या है, लड़का बीटेक करता है, वो कोचिंग के लिए जाता है, कोई कार में आके, वो अकेला जा रहा है, वॉक कर रहा है, अकेले कार में आके उसका कार खड़ा करके उसको पूछते ही एड्रेस बता दो, वो झुक के एड्रेस देखता ही है, उसके बाद उसको क्या हुआ मालूम नहीं है। उसको पाया जाता है लखनऊ में, और सब्जियों का गाड़ी के अंदर। वो उधर तक कैसा पहुंचा, क्यों पहुंचा उधर तक, वो लड़का क्या हुआ बाद में उसको मालूम नहीं है। बहुत उसका पिताजी ने एफआईआर करवाया, बहुत जानकारी, पुलिस जाते बोल दे कोई लड़की का पीछे गया होगा, माने 21-22 साल का लड़का नहीं है, गायब है, आया नहीं है, तो लड़की का पीछे गया होगा। ये पहला रिएक्शन आया। बाद में एफआईआर वगैरह करने के बाद ढूंढने लग गए, कोई खबर नहीं होती है। बाद में 1 हफ्ते का बाद फोन आता है, हमारा कोलीग कोई आता है, अंकल बचा दो, इतना ही, आगे कोई वर्ड नहीं है। तो उसी नंबर में बाद में फोन करते हैं हमारे कोलीग, तब पता चलता है वो लखनऊ से है बंदा, और शायद पुलिस लाइन या कहीं है, अगर रेलवे लाइन या कुछ है उस इलाके में। और उस बंदे को बोलते हैं मेरे कोलीग, आप उनके साथ जाइए, कहीं उसको छुपा लीजिए, हम लोग आ रहे हैं। तब
पता चलता है, ये लोग जाते हैं बाई कार, जाते हैं लखनऊ, जाते हैं बच्चों को, लड़का को लेके आते हैं। लेकिन उधर भी पुलिस ये तुम्हारा बच्चा है या नहीं, वो ये बहुत सारा कहानियां होती है, लेकिन लेके आते हैं। वो सब्जी का गाड़ी में, ट्रक में कैसा था उसको खुद को मालूम नहीं है। पहले की घटना, जो सब्जी का इससे ट्रक से वो निकला था, क्योंकि उसके साथ और एक लड़का था, और एक और एक ट्रक खड़ी थी। ये लड़का भाग गया, इसका पीछे कंडक्टर और ड्राइवर ट्रक के दौड़ लगाए। ये लड़का भी पीछे से निकल के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लग गया, तब भी ये मिला। तो यूथ को भी आज का दिन में मैं बताना चाहती हूँ, बी केयरफुल। कोई भी कभी भी कहीं भी लेके जाते, देखिए लड़कों को भी हो लड़कियों को हो, आजकल जो तस्करी है, आपका बॉडी पार्ट भेजेंगे, एक बेचेंगे, किडनी ही बेचेंगे, लाखों रुपए कमाएंगे, कमाने वाला। तो आपकी जान तो कोई इसके नहीं है। या कोई ऐसे ग्रुप है देशद्रोही के लिए काम करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है, वो लोग आपको किडनैप कर रहे होंगे। तो ये चौकन्ने रहिए, कोई भी आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन पूछने लग जाता है तो आप ध्यान रखिए, ये जवाब आपको कैसा देना है और किस तरीक़े से पेश आना है। तो आपको मौका मिलते हैं किसको क्या फ़ोन करके बताना है, ये सब जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले, जैसे आप स्पिड के साथ काम करते हो एंड आपका सेंटर है एसएमएस सीमा महिला संस्था करके, वो दोनों एक साथ में काम करते हैं। उसके लिए अगर आपको कुछ भी अपील करना है, अपने बच्चों के लिए अपील करना है, उनकी जगह के लिए अपील करना है, तो आप क्या अपील करना चाहोगे? आप लोगों ने सब सुना है, अब तक हमारे काम करने की तरीका रहा, और बच्चों को हम बचाना चाहते हैं, बाल तस्करी से बचाना चाहते हैं, किसी भी तरीका का शोषण ना हो, ये बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके लिए मदद चाहिए बच्चों के लिए, मैं अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि आज का दिन में किराए का मकानों में रहते हैं, तो उसके लिए जगह देखा गया है, वो बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो आप ये हमारी एसपीआईडी का तरफ से आप सबको मैं निवेदन करती हूँ, जो भी मदद करना चाहते हैं आप लोग हमें कांटेक्ट कीजिए, और हमारा बैंक का डिटेल दिया जाएगा, उसी में पैसा भेजिए। आप उन महिलाओं की आवाज़ हो जो आज इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, शायद अपना शरीर बेच रही होंगे। कहना बहुत अजीब लगता है बोलने में, पर जो वो कर रही है एक्चुअली अभी भी इस वक्त कर रही हैं। आप उनकी आवाज़ बन के बाहर आते, आप आज यहाँ पर उनकी आवाज़ बन के खड़े। अगर मैं बोलूँ कि वो इस पॉडकास्ट में वो बोल रही है, अपनी बात कह रही है, तो वो क्या कहेगी इस समाज से? हमें इज्जत से जीने दो, बोलेंगी वो महिला, क्योंकि वो जरूर वेश्यावृत्ति में है, वो शोषण में अ, शामिल हो गई है, लेकिन उसको जो भाषा है ना, जो गाली के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये रंडी बोलते हैं ना, वो बोलो मत, प्लीज उसको इज्जत दीजिए। वो महिलाएं शुरुआत में अपना मर्जी से ये काम में नहीं आई है, अभी अपने शरीर बेच रही है, बहुत मुश्किल से वो रह रही है। एक महिला, एक आदमी का, जो शादीशुदा जिंदगी में एक आदमी के साथ सोने के लिए बहुत मुश्किल होता है, इधर 4 आदमी जाके उसका शरीर को नोचते हैं, तब उसका दुख दर्द क्या होगा खुद महसूस कर लीजिए आप लोग, ऐसा ना हो, ये भी आप लोगों से विनंती करते। थैंक यू मैम। थैंक यू। लास्ट में इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप सभी से। आज हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करी, विमेन ट्रैफिकिंग की बात करी, साथ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करी। तीनों ही सेम है। आज जैसे मैम ने बताया कि कैसे एक औरत को, कैसे एक महिला को एक जगह से दूसरी जगह पर बेचा जाता है, उसकी तस्करी की जाती है, और वो करने वाला या तो पिंप होता है या फिर उन्हीं का कोई अपना रिश्तेदार होता है।
सबसे पहले तो ये ट्रैफिकिंग को हमें बंद करना पड़ेगा, और इस ट्रैफिकिंग की जो रूट कॉज है ना वो है इधर। अगर आपने समझ लिया कि आप किसी औरत को सिर्फ एक एसेट के रूप में देख रहे हो, तो आप कभी भी अपने समाज को नहीं सुधार पाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से बदलना पड़ेगा, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इस पुरुष प्रधान सोसाइटी में महिला भी इक्वली हकदार है, बच्चा भी उतना ही हकदार रखता है। जितने भी पुरुष ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस भगवान की पूजा भी करते हो ना, तो आप बोलते हो सीता राम, तो राम से पहले भी सीता ही लगता है। अगर आप अपने आप को राम समझते हो तो सबसे पहले अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपने दोस्तों को उस सीता माँ के रूप में देखना शुरू करो। जब तक आप वो नहीं समझोगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं समझोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। और हम सब मिलकर इस ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं। मैम 30 सालों से लगातार काम कर रही हैं। जब मैम बिना रुके, बिना थके ये काम कर सकते हैं, तो आप और हम मिलकर क्यों नहीं कर सकते? सो थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे मेरी जो सोच थी ना टुवर्ड्स कि मैं कैसे सोसाइटी को ये बात समझा सकूं, कैसे वो जो आपने गाली वाला टॉपिक आज आपने उठाया है ना कि हम रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे पाते हैं, उसका कारण है ये कि हम अगर उसको, उस पार्ट को अगर हम गाली देखते रहेंगे और गाली ही सुनते रहेंगे, तो हम कैसे रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे? थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर हमसे कोई भूल हुई हो या कुछ गलत बोला तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। धन्यवाद, मुझे बुलाया आपने अपना स्टूडियो में, बातचीत की, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका माध्यम से मेरा स्पीड के बच्चे और महिलाओं के लिए मदद हो सकी तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। बिल्कुल मैम, हर किसी को सोचना चाहिए, जो आपका एक विजन है ना कि उन बच्चों को, मैं सोच भी नहीं सकती। आपने बोला कि वो लड़कियां जो शादी करके चली गई हैं, वो ये भी बोलते हैं कि मुझे अपने पीहर लौटना है। आप उस विजन को देखते हुए एक ऐसी उनके लिए घर बनाना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी अपनी पॉकेट से ना देने के लिए राजी हो। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि हर कोई बोलेगा क्यों नहीं। पीहर अपना घर कौन नहीं चाहता, और एक महिला के लिए अपना घर होना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।